नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों का रुख करेंगे। अमरोहा के रेरा थाना क्षेत्र के शरारती तत्वों ने बाबा साहेब की प्रतिमा तोड़ दी, जिसके बाद सुबह होते ही ग्रामीणों ने मूर्ति का टुकड़ा देख हंगामा किया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र में सामूहिक भीड़ ने युवक पर मंदिर की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया, तो वहीं जमीन पर हो रहे निर्माण को रुकवाकर सामूहिक भीड़ ने कब्जा करने वाले युवक को जमकर पीटा और थाने जाकर शिकायत दर्ज करवाकर जिसके खिलाफ पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गोंडा के मसकनवा गौरा क्षेत्र में ट्रक और कार की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिससे कार सवार 2 युवकों की बुरी तरीके से घायल होने की खबर है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लेते हुए घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। बिजनौर में खो-खो खिलाड़ी की हत्या को लेकर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही हत्या के आरोपियों को फांसी की सजा और एसडीएम से सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। गाजियाबाद के लोनी थाना ट्रॉनिका सिटी इलाके में दोहरे हत्याकांड के बाद एडीजी मेरठ राजीव सबरवाल, आईजी मेरठ प्रवीण कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर मुआयना किया। और बता दें आपको, कासिम विहार कॉलोनी में पिता बेटे की गर्दन रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। औरैया में एक विवाहित महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। आगरा के बाद थाना क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में रुपए का लेन देन करने आई विधवा महिला के पॉलिथीन बैग से अज्ञात जेब कतरों ने 50,000 रुपए की नकदी चुरा ली, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तफ्तीश शुरू कर दी है। नमस्कार, आप जनता टीवी देख रहे हैं और मेरे पीछे आप एक सवाल देख पा रहे होंगे। इस सवाल का जवाब का जो सस्पेंस है वो फिलहाल के लिए खत्म हो चुका है, क्योंकि जीएसटी के दायरे से तेल बाहर ही रहने वाला है। लखनऊ में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी काउंसिल की आज अहम बैठक हुई। बैठक में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में शामिल होने पर विचार किया गया था, लेकिन इस पर सहमति बनी नहीं। अभी इसका समय नहीं आया, ऐसा कहा गया। कई महंगाई लाइफ सेविंग जो दवाएं हैं, जीवन रक्षक दवाएं जीएसटी से मुक्त कर दी गई हैं। 12% से घटाकर 5% उनमें कर लिया जाएगा। इसके अलावा फूड डिलीवरी एप्लीकेशन जो है, खाना महंगा मंगाने पर अतिरिक्त टैक्स लगाने की आशंका भी खत्म हो चुकी है। काउंसिल ने इसको लेकर के कोई फैसला नहीं दिया है। बैठक में कैंसर संबंधी कई दवाओं पर जीएसटी 12 से घटाकर के 5% कर दिया गया। रेमडेसिविर इंजेक्शन पर सिर्फ 5% जीएसटी रहने वाला है। कोरोना की दवाओं को 31 दिसंबर 2021 तक जीएसटी से छूट मिलती रहेगी। माल वाहनों के नेशनल परमिट फीस को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि केरल हाईकोर्ट के आदेश की वजह से ही पेट्रोल डीजल पर विचार हुआ है, लेकिन इस पर आम राय बनी कि अभी इसका समय नहीं आया है, यानी कि अभी पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्वकर्मा दिवस के मौके पर विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत 21,000 प्रशिक्षित लाभार्थियों को टूल किट वितरित करते नजर आए। लोक भवन में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण भी वितरित किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विश्वकर्मा दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर एक पखवाड़े का विकासोत्सव कार्यक्रम का आगाज भी किया। लोक भवन में इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये कार्यक्रम सभी 75 जनपदों में आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार साल 2018 से विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना चला रही है। आज 2 महत्वपूर्ण तिथियां हैं। एक विश्वकर्मा जयंती। ये मान्यता है कि वे देवताओं के यानी आदि शिल्पी वे माने जाते हैं, आदि शिल्पकार माने जाते हैं। भगवान विश्वकर्मा की जयंती का पावन दिवस है और साथ ही साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय
राजनेता, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का भी पावन जन्म दिवस है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को हम साकार रूप देंगे। हर नागरिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर होगा और स्वावलंबन का मतलब खुशहाली होती है, हर एक के चेहरे पर खुशहाली। यही तो स्वतंत्र भारत का, देश के आजादी के अमृत महोत्सव का उत्सव है। देश आजादी के 75वें वर्ष में जा रहा है, तो हम क्या देंगे लोगों को? यही देंगे। उसके चेहरे पर खुशहाली है, वो किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों का संबल बनेगा, समाज का संबल बनेगा, ये कहने के लिए ही आज प्रधानमंत्री जी के इस शुभ जन्मदिन पर प्रदेश सरकार ने यहां से इस आयोजन को विकास उत्सव की शुरुआत इस रूप में आगे बढ़ाने का कार्य किया है। सभी 75 जनपदों में कार्यक्रम चल रहा है। पहले दिन 21,000 हस्तशिल्पी और कारीगर सम्मानित हो रहे हैं और 11,000 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के साथ जोड़ करके 171 करोड़ रुपए का लोन भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान पीवीआर के विनायक सिटी सेंटर मॉल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने 71 किलो का केक काटा। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के दीर्घायु, शतायु और तेजस्वी होने की कामना करी। इस मौके पर पीएम मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म नरेंद्र मोदी के शो का उद्घाटन किया गया। नरेंद्र मोदी फिल्म का प्रदर्शन सप्ताह 26 सितंबर तक चलता रहेगा। पीएम मोदी के ऊपर बनी इस फिल्म को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर देखा। सेवा ही समर्पण भाव से 17 से लेकर 20 तारीख तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस मनाने का भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में निर्णय लिया। सभी सेवा बस्तियों में, अस्पतालों में फल वितरण करने का काम 71 वर्ष के आदरणीय मोदी जी, आज उनका उम्र हो रहा है, तो 71 किसान, 71 जवान, ऐसे लोगों का भी सम्मान करना है। सभी जनपदों में हो रहा है। सेवा बस्ती, दिव्यांग जन, ऐसे स्थानों पर जाकर फल वितरण, हॉस्पिटल में फल वितरण। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आम आदमी पार्टी के 300 यूनिट फ्री बिजली देने वाले वादे पर वार किया। निरंजन ज्योति ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि विश्व में अगर किसी को झूठे नेता के नाम पर गिना जाएगा तो वो है केजरीवाल। केजरीवाल की पार्टी को गिना जाएगा। जाकर देखना है तो दिल्ली जाकर देखो। कोरोना के समय जो लोग बिजली बिल नहीं जमा कर पाए, उनकी भी आरसी कट रही है। लग रहा है कि जिसको देखना है तो थोड़ा दिल्ली जाके देखना चाहिए, इनके झूठे कितने वादे होते हैं। कल ही परसों ही मैं पुरानी दिल्ली में एक जगह बैठी थी। लोगों ने कहा कि कोरोना के समय जो बिल नहीं भर पाए, उनके बिल भी आ रहे, आरसी भी कट रही है। पानी का बिल भी आ रहा है, आरसी भी कट रही है। मुझे लग रहा है कि विश्व में यदि किसी को झूठे नेता के रूप में गिना जाएगा तो केजरीवाल की पार्टी को गिना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर आज मथुरा में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ब्लड डोनेट किया। इस कार्यक्रम में बीजेपी की उत्तर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहीं। इस दौरान ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा, आज देशवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सारा जीवन देश की उन्नति के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने सभी प्रकार की योजनाएं देश के सबसे गरीब व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया है। अपने सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सब लोग जन्मदिन मना रहे हैं और जिस तरह से उनका जीवन रहा है, उनका पूरा जीवन सेवा के लिए ही समर्पण रहा है। पूरे देश के लोगों की उन्नति के लिए समर्पित उन्होंने पूरा जीवन किया है और गरीब कल्याण की योजनाओं को हर गरीब के घर तक पहुंचाने का उनका संकल्प है। जो आप सभी आज देशवासी अपने लाडले प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मना रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बेहद गंभीर कांग्रेस ने एक स्क्रीनिंग कमेटी गठित कर दी है। पार्टी की कार्यवाहक अध्यक्ष और रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी के निर्देश पर गठित इस कमेटी के मुखिया जितेंद्र सिंह होंगे। सोनिया गांधी के निर्देश पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपालन ने स्क्रीनिंग कमेटी जारी की। जितेंद्र सिंह का स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। उनके साथ दीपेंद्र एस हुड्डा और वर्षा गायकवाड़ इसके सदस्य होने वाले हैं। इसमें उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा मोना को भी सदस्य बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई ने लखनऊ में लगातार बारिश के कारण 18 सितंबर को होने वाले किसान सम्मेलन को आगे बढ़ा दिया। लखनऊ के स्मृति उपवन अब किसान सम्मेलन 26 सितंबर को आयोजित इसमें किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करी, जिसमें बताया गया कि लखनऊ में अब किसान सम्मेलन 26 सितंबर को स्मृति उपवन में दोपहर 1 बजे से प्रारंभ होगा, जिसमें मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। कामेश्वर सिंह ने बताया कि इस सम्मेलन में प्रदेश भर से किसानों के साथ ही भाजपा किसान जिला मोर्चा के सभी पदाधिकारी मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर समाजवादी युवा जनसभा ने अनोखा प्रदर्शन किया। पार्टी के प्रदेश सचिव कलीम अहमद सबली ने कैसरबाग बस अड्डे के सामने मोदी टी स्टॉल खोल लिया है। उन्होंने टी स्टॉल खोलकर प्रदेश में युवाओं के बेरोजगारी का अहम मुद्दा उठाया। साथ ही 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का दावा भी किया है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे माननीय मोदी जी ने कहा था 2014 में हर साल 15 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन 15 लाख नौकरियां तो नहीं दी, वो अपनी बात से मुकर गए। तो इसलिए हम बेरोजगार लोग हैं। आज माननीय मोदी जी के जन्मदिन पर मोदी टी स्टॉल शुरुआत करी है। बेरोजगारी दिवस के हम लोग बना रहे, मोदी टी स्टॉल शुरू करिए। इसलिए हम लोग को कोई नौकरी तो मिली नहीं। इतने हमारे साथ बेरोजगार लोग हैं, बेरोजगार साथी है, उनके साथ मिलकर शाम को माननीय मोदी जी का केक काटेंगे, उनका जन्मदिन बनाएंगे। सपा विधायक इरफान सोलंकी का एक बार फिर से पुलिस से अभद्रता करते वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल सपा नेता अबू आजमी के स्वागत में जाजमऊ के एक स्वागत समारोह में जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही विधायक जी को ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया और बिना हेलमेट के बाइक चला रहे कार्यकर्ताओं के चालान के लिए पुलिसकर्मी फोटो लेने लगे, लेकिन कार्यकर्ताओं के चालान कटना विधायक जी को रास्त नहीं आया। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इरफान सोलंकी चालान के लिए फोटो खींचने वाले ट्रैफिक पुलिसकर्मियों से अभद्रता कर रहे हैं। विधायक से बात कर रहे हो, हम जानते हैं, जानते हैं। देखिए आपकी ड्रामा ना करो, अपना मैंने खुद देखा, तुमने देखिए, मैंने खुद देखा, तुमने सुनिए तो होश में रहना मुझसे समझे। सुनिए सर, फोटो या बगैर हेलमेट की हम लोग ले रहे हैं वर्दी की। बाराबंकी के विकासखंड त्रिवेदीगंज क्षेत्र के हुसनपुर गौ आश्रम केंद्र में 24 गौवंशों की मौत हो गई। जिले में एक दिन की बरसात में ही प्रशासन की लापरवाही की पोल खुल चुकी है। बताया जा रहा है कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से सभी गौवंशों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद ब्लॉक के उच्च अधिकारी पूरे मामले में लीपापोती करने में जुट गए। ग्रामीणों के विरोध के बाद गौवंशों के शवों को हटाया गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। गौवंशों की मौत सिर्फ बाराबंकी जिले में नहीं हुई है। जिला हरदोई के कछौना कोतवाली इलाके के पतसेनी देहात में मजरा तिरवा में भी अव्यवस्थाओं की वजह से 8 गौवंशों की मौत हुई है। यहां भी गौशाला में हुए जलभराव और बीमारी की वजह से 8 गौवंशों की मौत हो गई, जबकि 6 जो गौवंश हैं वो अभी भी बीमार बताए जा रहे हैं। मौके पर एसडीएम, एडीएम, सीओ, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी समेत तमाम पुलिस भी मौजूद रही। इस पूरे मामले में ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित कर दिया गया, जबकि बीडीओ को शो कॉज नोटिस भेजा गया है। तो वहीं पशु चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और ग्राम प्रधान के दायित्वों का निर्वहन करने की कार्रवाई तय की गई है। यहाँ पर 8 गौवंश की मृत्यु हो गई है, 6 गौवंश बीमार हैं। ये गौवंश पहले से बीमार थे, इनकी दवा चल रही थी और अचानक पानी बहुत ज्यादा बरस जाने से
ये रिकवरी गौवंश नहीं कर पाए, इनकी मृत्यु हो गई। 6 जो गौवंश बीमार हैं इनको गौशाला पशु चिकित्सालय में शिफ्ट कराया जा रहा है। बेहतर इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत जस्टिस राजेश बिंदल का नाम फाइनल हो चुका है। वर्तमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर मुनीश्वर नाथ भंडारी कार्यरत हैं। आपको बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से पहले जस्टिस राजेश बिंदल जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रह चुके हैं। वहां पर इस पद पर जस्टिस बिंदल की सेवाएं 9 दिसंबर 2020 से प्रभावी थीं। जस्टिस बिंदल ने पंजाब और हरियाणा में भी अपनी उपस्थिति के दौरान 80,000 मामलों का निस्तारण किया था। देश के कई राज्य इन दिनों डेंगू का दंश झेल रहे हैं। इस बीच डेंगू के इलाज के लिए दवा की रिसर्च की जा रही है। वैज्ञानिकों को बड़ी सफलता भी हाथ लगी है। लखनऊ के केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CSIR CDRI के वैज्ञानिकों ने 2 ड्रग खोज निकाले हैं। इसके प्रथम चरण में चूहों पर ट्रायल किया गया था, जो कि सफल पाया गया। जल्दी इंसानों पर भी इसका परीक्षण किया जाएगा। कब तक मार्केट में दवा आ जाएगी, इसके लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। देखिए, हर साल सितंबर आते आते देश के कई राज्यों में डेंगू का खतरा मंडराने लगता है। शुरुआत में तो ये बुखार सामान्य सा लगता है, लेकिन सही इलाज की कमी और देरी के चलते ये जानलेवा तक हो जाता है। इसे लेकर लखनऊ के केंद्रीय औषधि और अनुसंधान संस्थान CSIR CDRI के वैज्ञानिकों ने डेंगू के इलाज के लिए 2 ड्रग खोज निकाले हैं, जिसका चूहों पर सफल परीक्षण किया गया। हालांकि ये ड्रग अभी तक थ्रोम्बोसिस के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। ये परीक्षण अभी चूहों पर किया गया है और जल्द ही ह्यूमन पर ट्रायल करने के बाद लोगों के लिए दवा उपलब्ध हो पाएगी। CDRI के निदेशक प्रोफेसर तपस कुंडू ने बताया है, ये दवाएं डेंगू मरीजों पर पूरी तरह से कारगर होंगी। ह्यूमन ट्रायल के बाद दवा को पेटेंट कराकर शीघ्र ही बाजार में उतारा जाएगा। भारत में हर साल डेंगू नामक बीमारी फैलती है और इससे जान गंवाने वालों की संख्या काफी है। कारण है डेंगू के इलाज के लिए कोई सटीक दवा नहीं है, सिर्फ उसके लक्षणों के आधार पर इलाज किया जाता रहा है। ऐसे में वैज्ञानिकों की ये खोज देश के साथ साथ दुनिया भर के मरीजों के लिए काफी बड़ी और अहम मानी जा रही है। आजमगढ़ जनपद के ऐतिहासिक अजमतगढ़ कस्बा स्थित सुविख्यात राधा कृष्ण मंदिर में बने सुरक्षा घेरे को काटकर चोर लगभग 40 किलो वजन अष्टधातु से निर्मित राधा कृष्ण की बहुमूल्य मूर्तियां चुराकर ले गए। शुक्रवार की सुबह घटना की जानकारी होते ही कस्बा वासियों में आक्रोश फैल गया। पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर ही ये मंदिर मौजूद है, लेकिन चोरी की इस घटना की कानो कान किसी को खबर नहीं हुई। चोरी की गई मूर्तियों की कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के 71वें जन्मदिन को देश भर में मनाया जा रहा है, जिसकी झलक उत्तराखंड में भी देखने को मिली। बीजेपी ने पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा दिवस के तौर पर मनाया। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सबसे पहले अपने आवास पर पौधारोपण किया। उसके बाद 4 धामों में हो रही पूजा अर्चना में वर्चुअली हिस्सा लिया था। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कक्षा 1 से 5वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोलने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कोविड-19 एक लाइन का पालन कराते हुए कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूलों को खोल दिया जाए, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो सके। अरविंद पांडे ने यह भी कहा कि कोरोना काल में छात्रों की पढ़ाई खासी प्रभावित रही है, जिसके चलते अब सरकार उनकी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को खोलने जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि 21 सितंबर से राज्य के सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूलों को खोल दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कोविड-19 का पालन कराते हुए छात्रों को स्कूल में प्रवेश दिया जाए, जिससे छात्र सुरक्षित रह सकें। बच्चों की शिक्षा दीक्षा को देखते हुए आज मुख्यमंत्री जी से परामर्श लेने के पश्चात आज मैंने अधिकारियों को, अपने सचिव को निर्देशित किया है
कि 21 सितंबर से कक्षा 1 से लेकर 5 तक के सरकारी, गैर सरकारी इन स्कूलों को खोल दिया जाए। हमने यह भी निर्देशित किया है कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। धामी सरकार ने 18 सितंबर से चारधाम यात्रा के संचालन को मंजूरी दे दी है। चारधाम यात्रा को व्यवस्थित तौर पर संचालित करने के लिहाज से शासन ने चारधाम यात्रा को लेकर एसओपी भी जारी कर दी है। जारी एसओपी में साफ तौर पर निर्देशित किया गया है कि यात्रियों को देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हर रोज बद्रीनाथ धाम में 1000, केदारनाथ धाम में 800, गंगोत्री धाम में 600, यमुनोत्री धाम में 400 यात्रियों को ही अनुमति मिलेगी। अन्य राज्यों से जो भी यात्री आ रहे हैं उनके लिए दोनों डोज का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण भी किया होना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति केरल, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश से आ रहा है तो दोनों डोज के अलावा 72 घंटे पहले का आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट भी लाना उसको जरूरी होगा। आम आदमी पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर बने फिल्म अभिनेता सोनू सूद के समर्थन में आज देहरादून में आम आदमी पार्टी के प्रदेश यूथ विंग ने मसाल जुलूस निकाला है। सोनू सूद ने आम आदमी पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर उनको बनाया गया, जिसके बाद सोनू सूद के कई ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमार कार्रवाई करी है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए वी सपोर्ट सोनू सूद के नारे लगाते हुए छाया दीप सिनेमा हॉल से लेकर घंटा घर तक मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान आप प्रदेश प्रवक्ता योगेंद्र चौहान ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार भेदभाव की राजनीति करती है। आप पार्टी की लोकप्रियता से बीजेपी बौखला चुकी है। सैनिक के घर नहीं था, उनको घर तक पहुंचाने का कार्य कराया। और जिस प्रकार से जो बीजेपी की तानाशाही की जो सरकार है, उन्होंने सोनू सूद के घर पर इनकम टैक्स का जो छापा मारा है, इसका हम खुद विरोध करते हैं। और ये नैतिक तौर पर इस तरह से हम देखेंगे कि बीजेपी की तानाशाही यहाँ पर चल रही है। तो आज ही स्टैंड पे सोनू सूद के तहत हम सब युवाओं ने मिलकर एक मसाल जुलूस निकाला था, जिससे कि एक संदेश हम देना चाहते हैं कि सोनू सूद के साथ हम खड़े हैं। हमारे जैसे हजारों हजार युवा जो सोनू सूद को अपना आइडल मानते हैं, उनके साथ खड़े। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जनता टीवी की ये कामना है कि आपका आने वाला समय आज से बेहतर हो। नमस्कार।